नमस्कार, नेक्स्ट जेन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋचा जैन कालरा। सोचिए, अगर आपका ऑनलाइन ऑर्डर किसी डिलीवरी बॉय से नहीं बल्कि आसमान से उड़ता हुआ ड्रोन से आप तक आए तो कैसा रहेगा? सुनने में थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है ना? लेकिन गुरुग्राम में ये अब हकीकत बनने जा रहा है। यहाँ एक नया स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम तैयार हुआ है जिसमें ड्रोन, स्मार्ट बॉक्स और ऑटोमेटिक रोबोट मिलकर सामान सीधे आपके घर तक पहुंच जाएंगे। आखिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, देखते हैं। फोन उठाइए, ऑर्डर कीजिए और मिनटों में आपका सामान ड्रोन से उड़कर सोसाइटी के अराइव पॉइंट पर लैंड, फिर एक स्मार्ट रोबोट सीधे आपके दरवाजे तक। ये फ्यूचर नहीं, आज की रियलिटी है जिसे संभव बना रही है स्काई रेड। गुरुग्राम में लॉन्च हो रहा ये स्मार्ट सिस्टम ड्रोन डिलीवरी से 5 किलोमीटर तक सुपरफास्ट सर्विस देता है। और ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, कंपनी पहले ही कई सफल डिलीवरी पूरी कर चुकी है। स्पीड भी, सस्टेनेबिलिटी भी, कम कार्बन एमिशन के साथ। डिलीवरी का नया अंदाज, स्मार्ट, फास्ट और पूरी तरह जेन-ज़ी वाइब। सर, ये फैसिलिटी जो ये स्काई पोर्ट है, ये इसका कंसेप्ट क्या है? तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप वो समझाइए। स्काई पोर्ट जो है वो एक बहुत ही आधुनिक, इट्स अ हाई एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने बिल्ड किया है, जहाँ पे ड्रोन के ज़रिए एक सामान दूसरी जगह तक पहुँचाते हैं। इस नेक्स्ट जेन डिलीवरी का सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आता है जब ड्रोन सोसाइटी तक पहुंचकर पैकेज सीधे एक स्मार्ट मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। इस हाईटेक सिस्टम को अमेरिकी कंपनी अराइव एआई ने बनाया है, जिसे अराइव पॉइंट कहा जाता है। ये एक स्मार्ट और सिक्योर बॉक्स है जहां ड्रोन से आया पैकेज सुरक्षित तरीके से स्टोर हो जाता है ताकि ये आगे की डिलीवरी स्मूथ और कॉन्टैक्टलेस हो सके। यानी टेक्नोलॉजी का ऐसा कॉम्बो जो डिलीवरी को बना रहा है फास्ट, सेफ और पूरी तरह फ्यूचर रेडी। So what is this technology all about? How digitally this system is advanced? The reason we built such a rugged unit is because we are very conscious of security. In the entire chain of a delivery, the chain of custody is the most important. The whole vision started with what we call poach theft in the US, which means somebody drops a parcel on your doorstep and somebody else robs it from there, right? So from napkin to NASDAQ, that's how the concept developed and started. सर, ये ऑटोनॉमी जो सिस्टम है, ये रोबोट, व्हाट इज़ दिस फैसिलिटी ऑल अबाउट? कैसे ये वर्क कर रहा है? इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये रोबोट्स फुल्ली ऑटोनमस हैं एंड ये बोथ इंडोर एंड आउटडोर एनवायरनमेंट्स में चलते हैं। हमने ऑलरेडी काफ़ी जगह इन द यूएस लगा चुके हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। एंड ये रोबोट्स स्पेसिफिक, दे हैव डिफरेंट सेंसर्स, 3D लाइडार्स, कैमरास एंड ये पूरा जो सॉफ्टवेयर है, ये फिजिकल एआई सॉफ्टवेयर इसको इनेबल करता है चलाने के लिए। गुरुग्राम से शुरू हो रहा ये इनोवेशन भारत में डिलीवरी का नया चेहरा बन सकता है, जहां टेक्नोलॉजी, स्पीड और सस्टेनेबिलिटी मिलकर भविष्य को आज में बदल रहे हैं। आज की तेज रफ्तार भरी जिंदगी में लोग सुकून और बैलेंस ढूंढ रहे हैं और योग इसके लिए एक भरोसेमंद रास्ता बनता जा रहा है। इसी वजह से दुनिया भर के लोग और खासकर युवा ऋषिकेश की तरफ आ रहे हैं। गंगा किनारे बसा ये शहर अब सिर्फ घूमने की जगह नहीं रहा, बल्कि योग सीखने और जीवन का बैलेंस समझने का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। तो देखते हैं कैसे ऋषिकेश में योग दुनिया को नया बैलेंस सिखा रहा है। सुबह की पहली रोशनी, गंगा का शांत बहाव और योग की धीमी लहर। यहाँ दिन की शुरुआत सिर्फ सूरज के उगने से नहीं होती, बल्कि शरीर, मन और सांस के संतुलन से होती है। गंगा किनारे की निर्मल हवा में योग का अभ्यास करते लोग, ये अद्भुत नजारा है ऋषिकेश का, जहां योग सिर्फ एक गतिविधि नहीं बल्कि जीवन की एक लय है। दुनिया के अलग अलग देशों से लोग यहाँ पहुंचते हैं, कोई अपने मन को शांत करने, कोई जीवन में संतुलन खोजने और कोई योग की उस असली परंपरा को समझने
जो हजारों साल से भारत की पहचान रही है। इन्हीं में से एक संस्थान है ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ योगा, जहां प्राचीन भारतीय योग को आधुनिक तरीके से सिखाया जा रहा है। यहीं 29 वर्षीय गौरव चौधरी पिछले 6 साल से योग सिखा रहे हैं। आज उनकी क्लास में भारत ही नहीं बल्कि कई देशों से आए छात्र योग सीख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज के लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स 35, 40 और लाइक अबव द 25 ही रहते हैं। सो बेसिकली ज़्यादातर जो फॉरेनर्स आते हैं वो ज़्यादातर यूएसए, लाइक आपका इंग्लैंड से आते हैं, लगभग फ्रांस, जर्मनी से भी आते हैं, और लगभग सारे स्टूडेंट लगभग आते हैं यहाँ पर योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए। गौरव की कक्षाओं में शामिल कई विदेशी छात्रों के लिए ऋषिकेश आकर योग सीखना एक खास अनुभव है, क्योंकि उनके देशों में योग को अक्सर सिर्फ एक फिटनेस एक्टिविटी या वर्कआउट के रूप में देखा जाता है। लेकिन भारत आकर उन्हें समझ आता है कि योग सिर्फ शरीर की कसरत नहीं बल्कि मन, शरीर और जीवन के संतुलन का रास्ता है। स्पेन से आई सोराया के लिए भी ये अनुभव खास रहा। उनके मुताबिक यूरोप में योग ज्यादातर जिम तक सीमित है, लेकिन भारत में आकर उन्हें योग की असली गहराई समझ आई, जहां ये सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शैली है। Because in Spain, yoga is considered something completely different because it's something related with your physical body, and that's all. It's like a workout, but not a philosophy or a lifestyle. ऋषिकेश की शांत वादियों में चलते इन योग सेशंस के जरिए भारत की संस्कृति, इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और अनुशासन का संदेश वैश्विक मंच पर मजबूती से पहुंच रहा है। So yoga became really important to me last year, and then I decided to come and learn it specifically in India because I really wanted an authentic flavor of yoga. I knew that I wasn't going to get that in Europe or somewhere in the West. समय के साथ योग का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। आज ये सिर्फ आश्रमों तक सीमित नहीं है। देश के कई युवा अब योग को एक मजबूत करियर विकल्प के रूप में अपना रहे हैं। ऋषिकेश के कई योग स्कूलों में देश विदेश से आए छात्र योग की गहराई को समझने और सीखने के लिए पहुंचते हैं। Yoga is that which allows us to awaken. And that's what everybody needs. It's the only answer, in fact. नहीं तो हम गोलियां खाते रहेंगे, antidepressants, anti-anxiety medicines, sleeping pills खाते रहेंगे, उनका side effects से suffer करते रहेंगे। आज ऋषिकेश सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ऐसा ग्लोबल क्लासरूम बन चुका है, जहां भारत की प्राचीन परंपरा दुनिया को नई दिशा दे रही है। और सबसे खास बात, इस बदलाव में भारत के युवा भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। योग सिखाते हुए ये युवा न सिर्फ अपना करियर बना रहे हैं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचा रहे हैं। योग ने न सिर्फ करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति को भी दुनिया तक पहुंचाया है। आजकल हर गली, हर मोड़ पर आपको कैमरा और कंटेंट क्रिएटर्स मिल जाएंगे। कुछ ऐसा ही नज़ारा इन दिनों राजस्थान के पुष्कर में भी है। यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मंदिरों, घाटों और रंगीन गलियों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। जहाँ पहले सिर्फ श्रद्धालु आते थे, अब एक रील या एक वीडियो दुनिया भर के लोगों को यहाँ खींच लाता है। आइए देखते हैं कैसे सोशल मीडिया बदल रहा है पुष्कर की पहचान। राजस्थान का पवित्र शहर पुष्कर सुबह की हल्की रोशनी में जैसे जागता है। तंग गलियों से गुजरते श्रद्धालु, हाथों में फूल और प्रसाद और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि। ब्रह्मा मंदिर में गूंजती ये आवाज अब सिर्फ मंदिर परिसर तक सीमित नहीं रहती। ये दृश्य, ये आस्था अब मोबाइल कैमरों के जरिए लाखों स्क्रीन तक पहुंच रही है। पुष्कर के रहने वाले इन्फ्लुएंसर हिमांशु अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस शहर की खास जगहों, घाटों और सांस्कृतिक पलों को वीडियो के रूप में साझा करते हैं। उनकी हर रील सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि पुष्कर की पहचान को दुनिया तक पहुंचाने का जरिया बन चुकी है।
सोशल मीडिया पे मेरे को एक्टिव हुए 1 साल हो गया है और मैं इधर जैसे भगवान ब्रह्मा का मंदिर है, सरोवर है, ये श्रद्धालु वगैरह की वीडियो बना के डालता हूँ और इसका आनंद लेता हूँ और यात्रियों श्रद्धालुओं को ये कहता हूँ कि पुष्कर आए, दर्शन वगैरह करें। मेरा कहना यही है कि सभी सनातनी को हर तीर्थ में जाना चाहिए। भगवान ब्रह्मा का एक ही मंदिर है, यहीं पे आना चाहिए। सोशल मीडिया फेसबुक या इंस्टाग्राम हम लोग चलाते हैं, तो उसको देखने के बाद मन में एक जिज्ञासा हुआ कि एक बार हम लोग भी पुष्कर जाएं और ब्रह्मा जी का जो मंदिर है और जो वहाँ कुंड है वहाँ पे स्नान करें और वो वहाँ दर्शन करें। आज के इन्फ्लुएंसर सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, वे अनुभव साझा करते हैं। जब कोई ब्लॉगर पुष्कर से लाइव जुड़ता है तो दूर बैठा दर्शक भी उस पल को महसूस करता है। इसी डिजिटल जुड़ाव का असर है कि अब देश ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक पुष्कर पहुंच रहे हैं। यहाँ उन्हें आस्था के साथ साथ एक अलग सुकून और संस्कृति का अनुभव मिलता है। Really nice, really beautiful temple, and it has this exact amount of people. Like I've been in Meenakshi Temple and Rameshwaram, too many people, too crowded. This is like the sweet spot. पुष्कर में बढ़ते पर्यटन का असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देता है। प्रसाद की दुकानें, फूल मालाओं की खुशबू, मूर्ति बनाने वाले कारीगर, लोकल बाजार और सुबह की चाय की टपरियां, हर किसी की आय में फर्क पड़ा है। अब पुष्कर सिर्फ मेले के समय नहीं बल्कि साल भर पर्यटकों से गुलजार रहता है। सोशल मीडिया की एक वायरल पोस्ट कई घरों में नई उम्मीदें जगा रही है। टूरिज्म आते हैं, मार्केट चलता है, बढ़िया अच्छी आमदनी है और पुष्कर मार्केट टूरिज्म से चलता है। और सोशल मीडिया के जरिए बहुत श्रद्धालु आते हैं जो मंदिर के अंदर आस्था होती है उनकी, और यूट्यूबर वगैरह भी बहुत सारे हैं पुष्कर के अंदर। इनको देखते हुए ब्रह्मा जी के मंदिर के अंदर और घाट के अंदर बहुत पब्लिक आती है। आसपास में मंदिर के अंदर प्रसाद चढ़ता है, घाट के अंदर पूजा वगैरह होती है। ब्रह्मा मंदिर की घंटियों की पवित्र धुन आज भी वही है, बस फर्क इतना है कि अब इस धुन को कैद करने वाले कैमरों की गिनती बढ़ गई है। इन्फ्लुएंसर्स ने पुष्कर को एक ग्लोबल पहचान दी है, लेकिन उसकी असली ताकत अब भी उसकी आस्था, उसकी सादगी और उसकी अनोखी संस्कृति में ही है। पर्यटन बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही बढ़ रही है जिम्मेदारी भी, ताकि ये पवित्र शहर सिर्फ ट्रेंडिंग न बने बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही पावन, उतना ही खूबसूरत बना रहे। कभी कभी एक शहर की कहानी मुश्किलों से शुरू होती है, लेकिन वहीं से बदलाव की भी शुरुआत होती है। 26 जनवरी 2001 गुजरात के कच्छ में आया भूकंप सब कुछ बदल गया। घर टूट गए, जिंदगी रुक गई, लेकिन उसी मलबे से एक नई शुरुआत हुई, अटल नगर की। आज यही अटल नगर आत्मनिर्भर युवाओं, सशक्त महिलाओं और नई सोच के साथ एक पहचान बना चुका है। आइए देखते हैं यहाँ की इंस्पायरिंग कहानियां। कच्छ के भुज तालुका में बसा अटल नगर आज उम्मीद से भरा हुआ है। पक्की सड़कें, स्कूटी चलाती महिलाएं, मैदान में खेलते बच्चे और खेतों में काम करते युवा, ये सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि नई सोच और सामूहिक मेहनत की पहचान बन चुका है। हर तस्वीर बताती है कि ये गांव अब आगे बढ़ चुका है। लेकिन 26 जनवरी 2001 को सब कुछ बदल गया था। एक तेज झटके ने पूरे इलाके को खंडर बना दिया था। ये पूरा गांव हमारा उस समय बहुत भयानक स्थिति में आ गया था। सोचने की कोई बात ही नहीं थी कि अभी क्या करेंगे, कैसे खड़े होंगे, ये सब हम कैसे करेंगे, क्योंकि टूटा फूटा सब गिर गया। माल सामान, घर वखरी, खाने पीने का भी नहीं रहा, वो पूरा मिट्टी में मिल गया था। उस दिन की यादें आज भी लोगों की आंखों को नम कर देती हैं। 80 वर्षीय मेघीबेन अपने पति की तस्वीर को देखते हुए बताती हैं कि कैसे एक पल में उनका संसार उजड़ गया। गांव के 8 लोगों की जान चली गई थी। हर परिवार ने कुछ न कुछ खोया था। हालता तारे मकान ते उता हुआ न पे बता आरा कारो हुआ की तो मोटा मोटे न करे बड़े की बकरी एक आ गई बेचारी बाठी थी ते माता जीवाल पाई बकरी आ गई बकरो ते तो वहां जूता है आरो कारो की तो 10-12 दी मोटे न करे यहाँ आज नहीं ताड़ो दियो तो काढो।
तबाही के बाद राहत और पुनर्वास का एक बड़ा अभियान शुरू हुआ। स्थानीय निवासियों, प्रवासी भारतीयों, सरकारी मदद और निजी संस्थाओं के सहयोग से पास ही एक नए गांव की नींव रखी गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पुनर्वास परियोजना की आधारशिला रखी। यही बस्ती आज अटल नगर के नाम से जानी जाती है, जो सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि उम्मीद का पुनर्जन्म है। इस समय कच्छ बहुत अच्छा है, बहुत सारी व्यवस्थाएं आ गई है, महिलाओं के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं आ गई है। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए अब हैंड से भी हम कर सकते हैं और साथ ही में मशीन्स भी आते हैं। हमारे गांव में पानी की सुविधाएं हैं, स्कूल्स में लड़के लड़कियां दोनों साथ में पढ़ते हैं, इक्वलिटी आ गई है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ सिटीज़ जैसा ही है। कच्छ के भूकंप ने चपरेड़ी गांव को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, लेकिन उस भयानक तबाही में भी एक चीज बची थी, वो थी उम्मीद। लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अटल नगर को बसाया गया। आज यहाँ लोग खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आज अटल नगर में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। बिजली, स्वच्छ पानी, पक्की सड़कें, स्कूल, खेल का मैदान और प्रार्थना स्थल। गांव की सरपंच रीताबेन बताती हैं कि ये बदलाव सामूहिक भागीदारी और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। महिलाएं कच्छी हस्तशिल्प और एथनिक वेयर के काम में जुटी हैं, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। हमारे गांव नया बन गया, उसका नाम अटल नगर है। वो अटल बिहारी वाजपेयी ने ही किया था। हमारे गांव में गटर लाइन, साफ सफाई, सभी सुविधा है, बहुत बढ़िया मिल रही है सुविधा। हमारा गांव चपरेड़ी अटल नगर दोनों ही एक ही लग रहे हैं और सभी भाई बहनों की, सबकी ही इस संपर्क से सब अच्छा हो रहा है। अटल नगर की गलियों में अब युवा स्कूटी चलाते नजर आते हैं। कई छात्र लैपटॉप पर पढ़ाई और ऑनलाइन काम कर रहे हैं। खेती में भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन के जरिए छिड़काव और नई पद्धतियों से उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। युवा किसान राधे अहीर बताते हैं कि अब खेती सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि तकनीक के साथ जुड़ा नया अवसर है। से ये ड्रोन एग्रीकल्चर बहुत काम दे रहा है। कम टाइम में बहुत सारा ऐसा काम निकल जा रहा है। मजदूरों की जो दिक्कत है उसमें मजदूर को भी बचत होता है, दवाई का जो खर्चा है उसी में भी बचत होता है और रिजल्ट भी 110% आता है। 2.5 दशक पहले कच्छ की धरती को जो जख्म मिला था, उसी जमीन पर आज एक नई कहानी लिखी जा चुकी है। अटल नगर हौसले, एकजुटता और पुनर्निर्माण की मिसाल बन चुका है। यहाँ के लोगों ने साबित कर दिया है कि त्रासदी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हो तो भविष्य फिर से गढ़ा जा सकता है। सुबह उठते ही अगर चाय की चुस्की ना मिले तो कई लोगों का पूरा दिन अधूरा सा हो जाता है। हमारे देश के लोगों के लिए चाय चीज ही कुछ ऐसी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय बनाने वाले देशों में से है। और जब बात खास चाय की हो तो दार्जिलिंग टी का नाम जरूर लिया जाता है। कोहरे से ढकी पहाड़ियां और हरे भरे चाय बागान इस चाय को एक अलग पहचान के साथ साथ खास फ्लेवर भी देते हैं। तो आइए चलते हैं दार्जिलिंग और जानते हैं इस मशहूर चाय की कहानी। दार्जिलिंग के चाय के बागान दूर दूर तक हरे भरे और खूबसूरत नजर आते हैं। यहाँ का कोहरा, पहाड़ और मौसम मिलकर चाय को अपनी खास खुशबू और अलग पहचान देते हैं। इन बागानों में से एक है नमरिंग टी एस्टेट, जो देश के सबसे पुराने और प्रसिद्ध बागानों में से एक है। यहाँ आज भी परंपरा के तरीके से चाय बनाई जाती है। यहाँ की महिला प्लकर्स हाथ से कोमल पत्तियाँ तोड़ती हैं, जो इन पहाड़ों से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी खास खुशबू और स्वाद बिखेरती हैं। चाय पत्ती को उठाने के काम करते हूँ और ये इसको उठा के फैक्ट्री में भेजता हूँ और वहाँ अच्छे से चाय बना के देश विदेश लेके चला जाता है। नमरिंग टी एस्टेट सिर्फ चाय के लिए ही नहीं बल्कि अपने कामगारों और यहाँ रहने वाले लोगों की देखभाल के लिए भी जाना जाता है। यहाँ एक डॉक्टर मौजूद हैं जो चाय मजदूरों और उनके परिवारों को मुफ्त इलाज मुहैया कराते हैं। छोटी मोटी बीमारियों से लेकर जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, ताकि यहाँ काम करने वाले लोगों की सेहत को भी उतना ही महत्व दिया जा सके जितना चाय के उत्पादन और गुणवत्ता को दिया जाता है।
हमारा टी गार्डन में ऐसा है, जितना भी मेडिसिन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ये जितना भी मेडिसिन है ये हमारा कंपनी प्रोवाइड करता है, और जितना भी हमारा इधर का लेबर लोग है, लेबर लोग के अलावा अदर्स माने नॉन वर्कर्स को भी हम लोग यहाँ से मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। नंबरिंग टी एस्टेट सिर्फ एक चाय का बाग नहीं है, यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ और मेहनत करने वाले लोग इसे खास बनाते हैं। दार्जिलिंग की चाय यहाँ से फैक्ट्री तक जाती है, जहाँ परंपरा और आधुनिक मशीनें साथ मिलकर काम करती हैं। उत्तरायण टी इंडस्ट्रीज में ताजे पत्तों को सुखाया जाता है, रोल करके सॉर्ट किया जाता है। ये प्रक्रिया चाय का असली स्वाद और खुशबू बचाए रखती है। हर पत्ती को उसके खास स्वाद और रूप के साथ पैक किया जाता है, ताकि दार्जिलिंग की खुशबू पूरी दुनिया तक पहुंच सके। People across the world love Indian tea for its quality, for its taste, briskness, aroma and character, which any tea of any other origin cannot match up to. So quality wise we are the best. Darjeeling tea again, people who manufacture the orthodox variety have to market their produce saying that it is Darjeeling tea. नामरिंग की हरी भरी पहाड़ियाँ हो या उत्तरायण की फैक्ट्री, दार्जिलिंग चाय की कहानी मेहनत और प्यार से जुड़ी है। ये सब शुरू होता है हिमालय की मिट्टी से। कोहरा और ऊंचाई पत्तों को खास स्वाद और खुशबू देती है। फिर ये उन हाथों तक जाती है जो हर पत्ती को चुनते और तैयार करते हैं। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शो में। तब तक के लिए नमस्कार।